नमस्ते दोस्तों, लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। चलिए मित्रों, आज हम लोग भारत में अंग्रेजी सत्ता का विस्तार, इसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, पृष्ठभूमि और आरंभिक नीतियां, यानी शुरुआती दिनों में क्या क्या नीतियां रही ब्रिटिश सरकार की, वो हम लोग देखेंगे। जैसे व्यापारिक एकाधिकार से संप्रभु राजनीतिक नियंत्रण तक का संक्रमण काल। पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय एवं व्यापारिक फरमान। 31 दिसंबर 1600 को ही महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडिया, इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए व्यापार की शाही चार्टर मिला। फिर उसके बाद 1717 में फर्गुसन का फरमान, इसको कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा जॉन सुरमन मिशन की सिफारिश की गई कि 3000 वार्षिक के बदले बंगाल में समस्त सीमा शुल्क से मुक्ति दी गई। कंपनी को दस्तक जारी करने का अधिकार, जो बाद में यही संघर्ष का मुख्य कारण बना। बंबई की टकसाल में ढले सिक्कों को पूरा मुगल साम्राज्य में मान्यता, यानी मुगल साम्राज्य में बंबई के टकसाल को ढले सिक्का जो था उसको मान्यता मिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। विस्तार की 3 प्रमुख रणनीतियां, यानी त्रिसूत्री नीति को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह नीति है, ध्यान से मित्रों इसको देखिएगा और याद कीजिएगा। पहला है घेरे की नीति, रिंग फेंस की नीति। किसके द्वारा यह स्टार्ट किया गया? तो वारन हेस्टिंग्स के द्वारा। 1782 से 1785 जो था ये वारन हेस्टिंग्स का काल था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कंपनी के विजित क्षेत्र हेतु मध्यवर्ती बफर राज्यों का निर्माण, यानी जो कंपनी के द्वारा जो क्षेत्रों को जीता जाता था उसको नियंत्रण हेतु, यानी बफर राज्य का निर्माण करना। जैसे में बफर राज्य में अवध का मराठों एवं अफगानों के बीच बफर बनाया गया। उसी प्रकार से आता है सहायक संधि, जो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शुरू किया गया। लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल कब था? तो 1798 से 1805। इसका उद्देश्य क्या था सहायक संधि का? तो भारतीय रियासतों को ब्रिटिश सैन्य व विदेश नीति के अधीन लाकर उनका सैन्य निरस्त्रीकरण व वित्तीय नियंत्रण स्थापित करना। सहायक संधि के माध्यम से क्या किया गया कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो रियासत थे उनका सुरक्षा हेतु अपना सेना तैनात किया गया। उस सेना का खर्च जो था वो रियासतों के द्वारा वहन करना था और उसके वित्तीय जितने की स्थिति थी उसको अपने हाथ अपने नियंत्रण में स्थापित लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यापकगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैंड, ये किसके द्वारा लाया गया? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था 1848 से 1856। इसका मुख्य उद्देश्य था कि दत्तक पुत्रों के उत्तराधिकार को अवैध घोषित कर शांतिपूर्ण तरीके से भारतीय राज्यों को अपने में मिला लेना, यानी उससे अपना साम्राज्य स्थापित कर लेना। ये सबसे अंतिम सिद्धांत नीति था अपना साम्राज्य विस्तार का, जो काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर काफी ध्यान देने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है 18वीं शताब्दी में
राजनीतिक परिदृश्य, उत्तराधिकार राज्य यानी सक्सेसर स्टेट कौन कौन था? तब मुगल साम्राज्य से जो अलग हुए थे राज्य कौन कौन थे? तो बंगाल, बंगाल का जो नवाब था कौन था? तो मुर्शिद कुली खां। फिर उसके बाद अवध, अवध के नवाब कौन थे? तो अवध के नवाब थे शहादत खान, जिसको बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता है। फिर उसके बाद स्वतंत्र राज्य में कौन कौन थे जो इंडिपेंडेंस थे? स्वतंत्र राज्य में था मैसूर, जिसको हैदर अली नियंत्रित करते थे, और त्रावणकोर जो मार्तंड वर्मा इनके राजा थे। फिर विद्रोही शक्ति, तो विद्रोही शक्ति में कौन कौन था? तो मराठा था, सिख मिसल था और जाट राज था। ये जो थे विद्रोही शक्ति में। प्रीलिम्स की पॉइंटर, प्रीलिम्स के व्यू से कुछ की पॉइंटर दिए गए हैं। जैसे पहला है कि सहायक संधि का वास्तविक जन्मदाता किसे माना जाता है? तो फ्रांसीसी गवर्नर थे डुप्लो, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लो, इसी को सहायक संधि का वास्तविक जन्मदाता माना जाता है। किंतु इसे भारत में एक संस्थागत एवं व्यापक राजनीतिक हथियार के रूप में लॉर्ड डलहौजी ने प्रयोग किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दूसरा पॉइंट जो है बंगाल में ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना। इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख युद्ध है, उस पर चर्चा करते हैं। जैसे पहला है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 23 जून 1757 को। इसके बारे में जानते हैं। इसका स्थान कहाँ था? नदिया जिला में हुआ था यह। नदिया जिला कहाँ है? तो बंगाल में है। किस नदी पे? तो भागीरथी नदी के तट पे। इसके नायक कौन थे? तो नायक थे अंग्रेज के तरफ से रॉबर्ट क्लाइव, और किसी की और विपक्षी पार्टी थे सिराजुद्दौला, जो बंगाल के नवाब थे। इसका मूल कारण क्या था? तो नवाब की अनुमति के बिना फोर्ट विलियम का सुदृढ़ीकरण करना, फिर दस्तक का निजी दुरुपयोग करना, कृष्णदास की शरण, ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना कब घटी थी? तो 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना घटी थी। षड्यंत्रकारी में कौन कौन थे? तो पहला थे जो अंग्रेजों से जाके मिले थे मीर जाफर, जिसको मीर बख्शी के नाम से जाना जाता है, राय दुर्लभ, जगत सेठ, अमीर चंद व मनिक चंद। ये लोग जो थे सिराजुद्दौला के साथ धोखा किए, विश्वासघात किए, और ये ब्रिटिश सत्ता के साथ जाकर मिल गए। परिणाम क्या हुआ कि मीर जाफर कठपुतली नवाब बना, यानी इसमें परिणाम हुआ कि सिराजुद्दौला की बुरी तरह से हार हुई और मीर जाफर एक कठपुतली नवाब के रूप में बंगाल का नवाब बना। कंपनी को 24 परगना की जमींदारी मिल गई। अब आते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। इस स्थान पे हुआ, तो ये बक्सर में हुआ, गंगा नदी के तट पे, बिहार में जो है। इसके सेनापति कौन थे? तो मेजर हेक्टर मुनरो अंग्रेजी सेनापति थे। विरोधी त्रिगुट कौन था? तो मीर कासिम और सुजाउद्दौला, जो अवध से थे सुजाउद्दौला, मीर कासिम जो बंगाल से थे, लेकिन यह मुंगेरी में अपना राजधानी बनाए थे। फिर शाह आलम द्वितीय, जो मुगल सम्राट, दिल्ली के सम्राट। इसके मूल कारण क्या थे? तो मीर कासिम द्वारा राजधानी मुंगेर ले जाना, मुंगेर में तोपखाने का निर्माण करना और आंतरिक व्यापार करों की सभी के लिए समाप्त कर देना। जितना भी टैक्सेशन सिस्टम लगा हुआ था उसको समाप्त कर दिया गया। परिणाम क्या हुआ? तो सैन्य दृष्टि से अंग्रेजों को पूर्ण और निर्णायक विजय, यानी बक्सर का युद्ध ही अंग्रेजों के लिए एक निर्णायक युद्ध था। यहाँ से अंग्रेज पूरी तरह से भारत पर काबिज हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि, दो संधि हुई थी। प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त को, 12 अगस्त 1765। किसके किसके बीच? तो लॉर्ड क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच।
इसका मुख्य शर्त क्या था? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। फिर कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन तय हुआ। फिर अवध के नवाब से छीनकर करा व मणिपुर सम्राट को दे दिया गया। फिर अवध, अब यहाँ पे द्वितीय संधि, 16 अगस्त 1765 को द्वितीय संधि हुआ। किसके बीच? तो क्लाइव और सुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे। इसके प्रमुख शर्त क्या थे? तो अवध के नवाब 50 लाख युद्ध हर्जाना लगाया गया अवध के नवाब पे। फिर अवध में ब्रिटिश खर्च पे कंपनी का सेना तैनात किया गया। मतलब अवध में जो कंपनी का सेना तैनात किया गया वो नवाब के खर्च को तैनात किया गया, जो सहायक संधि के पूर्वगामी रूप था। फिर अवध को कंपनी का बफर जोन बनाया गया, बफर राज्य बनाया गया। अब बंगाल में द्वैध शासन देखते हैं। बंगाल में द्वैध शासन, सत्रह सौ 1772 ये डुअल गवर्नमेंट का ये शासन काल रहा। दीवानी अधिकार कंपनी के अधीन था। भू राजस्व वसूल व नागरिक न्याय कंपनी के अधीन। उप दीवान नियुक्त किया गया था। बंगाल में किसको किया गया था? मोहम्मद रजा खां बंगाल में, और बिहार में राजा सिताब राय। नवाब के अधीन कौन था? तो कानून व्यवस्था नवाब के अधीन था। शांति और फौजदारी नवाब के अधीन था। अधिकार विहीन उत्तरदायित्व नवाब को मिला बनाम उत्तरदायित्व विहीन अधिकार कंपनी। चलिए प्रीलिम्स व्यू से कुछ पॉइंट देखते हैं। जैसे द्वैध शासन को 1772 में किसने समाप्त किया? तो वारन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को समाप्त किया। फिर राजकोष को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित कर कंपनी का प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आंग्ल मैसूर संघर्ष। आंग्ल मैसूर संघर्ष देखते हैं। चलिए काफी इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा के दृष्टि से, ध्यान से देखिएगा। ये जो अंग्रेज और मैसूर राज्य के बीच जो संघर्ष हुए थे, 4 संघर्ष हुए थे। चारों को हम लोग बारीकी से देखते हैं। पहला है मैसूर का उत्थान व पृष्ठभूमि। 1761 में हैदर अली ने वाडियार वंश को चिक्का कृष्णराज द्वितीय को अपदस्थ कर सत्ता संभाली थी। आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? हैदर अली के द्वारा 1755 में। कहाँ किया गया था? तो डिंडीगुल में। फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से ये तोपखाने स्थापित हुए। अंग्रेजों से संघर्ष का क्या कारण था? तो मालाबार तट के मसालों पर मैसूर का नियंत्रण। अब फ्रांसीसियों से निकटता जो था हैदर अली का काफी बढ़ता जा रहा था, इसीलिए युद्ध का कारण बना था। अब चारों एंगल युद्ध को हम देख लेते हैं। एंगल मैसूर युद्ध को पहला कब हुआ? 1769 से 1767 से 1769, 2 साल चली। लॉर्ड वेरलेस्ट थे गवर्नर जनरल। कौन थे? तो लॉर्ड वेरलेस्ट गवर्नर थे बंगाल के। और मैसूर पक्ष से थे हैदर अली। इसका परिणाम क्या हुआ था? संधि क्या हुआ था? पहला संधि हुआ था मद्रास की संधि 1769 में। इसमें क्या हुआ कि हैदर अली ने मद्रास को घेरा, अंग्रेजों को रक्षात्मक संधि के लिए विवश किया। यानी इसमें विजय कौन हुआ था? तो मैसूर राज्य विजय हुआ था और हैदर अली इसमें अपना जीत स्थापित किया। दूसरा देखते हैं 1780 से 1784। अंग्रेज गवर्नर कौन थे? तो वारन हेस्टिंग और सर आयर थे। मैसूर पक्ष थे हैदर अली और टीपू सुल्तान। दोनों पक्ष थे, दोनों राजा थे। हैदर अली पिता थे और टीपू सुल्तान हैदर अली के पुत्र थे। दूसरा युद्ध का जो संधि था इसको मैंगलोर की संधि के नाम से जाना जाता है, जो 1784 में हुआ। पार्टेनोवा
में हैदर घायल हो गया। 1781 में पार्टेनोवा में हैदर घायल हो गया और 1782 में इनकी मृत्यु होगी। टीपू ने कमाल संभाला। चलिए तीसरा देखते हैं। 1790 में हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस थे बंगाल के गवर्नर और टीपू सुल्तान के बीच हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच हुआ। यह हुआ श्रीरंगपट्टनम की संधि से यह युद्ध समाप्त हुआ। 1792 में टीपू का आधा राज छीना। 30.30 करोड़ जुर्माना लगाया गया टीपू पर और टीपू सुल्तान के 2 पुत्र को बंधक बना लिया गया। मित्रों को मजबूत किए बिना शत्रु को पंगु कर दिया गया इसमें अंग्रेज द्वारा। चौथा युद्ध होता है 1799। इसमें किसे किसके बीच होता है तो लॉर्ड वेलेस्ली और टीपू सुल्तान के बीच होता है और जनरल हैरिस भी होते हैं अंग्रेज की तरफ से। इसमें टीपू सुल्तान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इनकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है तो 1799 में, 4 मई 1799 में। यह युद्ध किस संधि के तहत समाप्त होती है तो श्रीरंगपट्टनम की संधि। नहीं, इस युद्ध में श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग की रक्षा करते हुए मृत्यु हो जाता है टीपू सुल्तान की और वैडियार वालक कृष्णराज तृतीय को गद्दी देकर सहायक संधि थोप दी जाती है अंग्रेजों द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अंगल और मैसूर युद्ध का जो संधि है, चारों युद्ध में जो संधिया हुआ है उसको याद करने का ट्रिक है मामाश्री। मामाश्री याद रखिएगा। मामाश्री म से मद्रास हो जाएगा, मा से हो जाएगा मैसूर और श्री से हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट टीपू सुल्तान के बारे में कुछ जानते हैं। टीपू सुल्तान से जुड़े परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण पॉइंट है जैसे जैकोबिन क्लब की स्थापना किसके द्वारा किया गया तो टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया। कहाँ पर किया गया? श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसी सैनिकों के साथ जैकोबिन क्लब का गठन किया गया और नागरिक टीपू कहलाया। स्वतंत्र वृक्ष यानी फ्रीडम ट्री की स्थापना किसके द्वारा तो टीपू सुल्तान के द्वारा। कहाँ किया गया तो श्रीरंगपट्टनम में ही। इसको किस नाम से जाना जाता है तो ट्री ऑफ लिबर्टी के नाम से जाना जाता है, ट्री ऑफ लिबर्टी। फिर विदेश नीति, फ्रांस से, तुर्की से, अफगानिस्तान से और मॉरिशस में अपना दूतावास और नौसेना बोर्ड, नवल बोर्ड 1796 में स्थापित किया गया टीपू सुल्तान के द्वारा। फिर आर्थिक नवाचार में नई मापतौल प्रणाली लाई गई, नए सौर चंद्र कैलेंडर की स्थापना किया गया, नए सिक्के जारी किए गए। प्रीलिम्स भी कुछ प्रश्न देखते हैं जैसे टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी के शारदा मंदिर के पुनर्निर्माण हेतु धन और मां शारदा की मूर्ति की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एंगल मराठा संघर्ष। एंगल मैसूर संघर्ष देख लिए। अब आते हैं एंगल मराठा संघर्ष। ये कब से कब हुआ तो 1775 से 1818 तक। इस संघर्ष में कितने संधियां हुए? 5 वो शाखाएं थे मराठा परिसंघ से और संधियां कितने हुए वो सब भी हम यहाँ देखेंगे। देखिए पहले 5 शाखा के बारे में जानते हैं। पहले पेशवा है, फिर गायकवाड़ है, सिंधिया है, होलकर है, भोसले है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला देखते हैं, पहला युद्ध, प्रथम एंगल मराठा युद्ध 1775 से 1782। उत्प्रेरक है नारायण राव की हत्या के बाद रघुनाथ राव ने पेशवा बनने हेतु अंग्रेजों से सूरत की संधि की। पहला पॉइंट यहाँ मिल गया हम लोग का, सूरत की संधि। सूरत की संधि किस युद्ध में हुआ था तो पहला एंगल मराठा युद्ध में। कब हुआ था तो 1775 में सूरत की संधि। इसकी महत्वपूर्ण घटनाएं देखिए।
तो नाना फडणवीस के नेतृत्व में 12 भाई परिषद का प्रतिरोध, बड़गांव की कन्वर्सन, अंग्रेज पराजित हुए। सालाबाई की संधि कब हुई? तो 1782 में सालाबाई की संधि हुई। सूरत की संधि 1775 में और सालाबाई की संधि 1782 में। किसके किसके बीच? तो हेस्टिंग्स और महादजी सिंधिया के मध्य यह संधि हुआ। माधव राय द्वितीय पेशवा मान्य हुआ और 20 वर्षों के लिए शांति स्थापित की गई। चलिए नेक्स्ट आते हैं दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध। दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध हुआ 1803 से 1805। इसके उत्प्रेरक क्या थे? इसमें मराठा की तरफ से कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने जसवंत राय होलकर के भाई विठोजी की हत्या की। होलकर ने पूना पर आक्रमण किया। बेसिल की संधि हुई 1902 में। 1902 में बेसिल की संधि हुई। भयभीत पेशवा बाजीराव द्वितीय ने वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार कर ली। अन्य प्रमुख संधियां था द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध के दरमियान। पहला था देवगांव की संधि, काफी इंपॉर्टेंट है, भोसले और कंपनी के बीच। दूसरा था सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में ही सिंधिया कंपनी के बीच। तीसरा था राजघाट की संधि 1805 में होलकर और कंपनी के बीच। और आते हैं तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध। ये कब हुआ था? 1817 से 1818 के बीच। तो इसका कारण क्या था? लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा पिंडारियों का दमन। पिंडारियों का दमन प्रश्न पूछा जाता है कि पिंडारियों का दमन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। पिंडारी मराठा सेना के सहायक थे और मराठा संप्रभुता की पुनर्स्थापना का प्रयास, ये सब कारण थे। तीसरा अंग्रेज और मराठा के बीच युद्ध हुआ। प्रमुख लड़ाइयाँ खड़की का लड़ाई हुई, पेशवा इसमें पराजित हुए। सीताबड्डी भोसले पराजित हुए। महीदपुर की लड़ाई, इसमें होलकर पराजित हुए। अंतिम परिणाम क्या हुआ? तो पेशवा का पद पूर्णतः समाप्त हो गया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस युद्ध में पेशवा का पद पूर्णतः समाप्त हो गया? तो तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध में, जो 1817 से 1818 के बीच लड़ी गई। इसमें पेशवा का पद पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और बाजीराव द्वितीय को 8 लाख वार्षिक पेंशन देकर कानपुर भेजा गया। कानपुर के बिठूर जगह। शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को छोटी सी रियासत यानी सतारा का राजा बनाया गया। प्रताप सिंह का, जो शिवाजी के वंशज थे। तो लिंक पॉइंट व्यू से देखते हैं प्रश्न। पूना की संधि 1817 के तहत बाजीराव द्वितीय ने मराठा संघ के अध्यक्ष पद को औपचारिक रूप से परित्याग कर दिया गया। 1817 में पूना की संधि हुआ और इस संधि के तहत बाजीराव द्वितीय ने मराठा संघ के अध्यक्ष पद को समाप्त कर दिया, त्याग दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं सहायक संधि का प्रणाली क्या था। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम सहायक संधि। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा अपनाया गया था। 1798 से 1805 तक लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल के गवर्नर रहे। सहायक संधि के प्रमुख नियम और शर्त क्या थी, इसको देखते हैं। जैसे पहला है विदेश नीति का समर्थन। देशी रियासत किसी अन्य राज्य से युद्ध संधि वार्ता बिना ब्रिटिश पूर्व अनुमति की नहीं कर सकती, यानी ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेना पड़ेगा तभी किसी राज्य के विरुद्ध युद्ध कर सकती है या संधि या बातचीत कर सकती है।
ये था पहला पॉइंट। दूसरा क्या था, यूरोपीय अधिकार का निष्कासन, यूरोपीय अधिकारियों का निष्कासन। दरबार में किसी गैर ब्रिटिश यूरोपीय यानी विशेषकर फ्रांसीसी को नौकरी पर रखने पर पूर्ण प्रतिबंध था। तीसरा पॉइंट था कि ब्रिटिश रेजिडेंट यानी देशी राज्य की राजधानी में एक ब्रिटिश रेजिडेंट की स्थायी नियुक्ति यानी आंतरिक मामलों में अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप बढ़ा। चौथा पॉइंट था ब्रिटिश सहायक सेना यानी राज्य की सुरक्षा हेतु रियासत में ब्रिटिश सेना रखी जाएगी जिसका खर्च नगद या भूभाग काटकर देशी शासक ही वहन करेंगे। तीसरा पॉइंट था कंपनी का आश्वासन यानी कंपनी ने राज्यों के आंतरिक स्वायत्तता की रक्षा का वादा किया जो व्यवहार में तो खोखला साबित हुआ। अब देखते हैं कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का कालक्रम। आगे बढ़ते हैं। जैसे 1798 में हैदराबाद राज्य, 1799 में मैसूर राज्य, 1799 में तंजौर, 1801 में अवध, ये सब सहायक संधि अपनाई है, उसका कालक्रम है। 1802 में पेशवा, 1803 में भोसले, 1804 में सिंधिया, 1808 में राजपूताना राज्य। हैदराबाद यानी पहला सहायक संधि अपनाने वाला कौन सा राज्य था, तो हैदराबाद है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ ऐतिहासिक संदर्भ और परीक्षा के बिंदु से कुछ पॉइंट देते हैं। जैसे प्रथम राज्य जिसने संधि स्वीकार की तो निजाम अली द्वारा किया गया था, जो हैदराबाद 1800 में संसदीय संधि हुआ। चतुर्थ मैसूर युद्ध में टीपू की मृत्यु के बाद वडियार शासक पर थोपी गई। मैसूर भी दूसरा था सहायक संधि स्वीकार करने वाला। फिर तीसरा था तंजौर, जो अक्टूबर 1799 में आंतरिक उत्तराधिकार विवाद के बहाने इसको सहायक संधि अपनाना पड़ा। फिर नवाब शहादत अली खान जो अवध का था उस पर थोपी गई रोहिलखंड और दोआब का आधा इलाका छीन लिया गया सहायक संधि के माध्यम से। फिर पेशवा 1802 में जो बेसिन की संधि द्वारा बाजीराव द्वितीय ने स्वीकार कर ली थी। बेसिन की संधि कब हुई थी, तो 1802 में, तो पेशवा था। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा। उसके बाद आया था भोसले, जो भोसले देवगांव की संधि के तहत कटक और बालासोर कंपनी को दे दिया। फिर सुरजी सिंधिया जो था भोसले के बाद, तो सुरजी अर्जुन गांव की संधि के बाद सहायक संधि स्वीकार की। फिर राजपूताना राज्य में देख लेते हैं, जो राजस्थान के राज्य थे जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी, कोटा, भरतपुर, सभी राज्य अंग्रेजों से सहायक संधि स्थापित कर ली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देशी राज्यों में अंग्रेजों पर प्रभाव। सहायक संधि के देशी राज्य और अंग्रेजों पर क्या प्रभाव पड़ा, वो चीज देखते हैं। देशी राज्यों की पंगुता बढ़ी यानी संप्रभुता समाप्त हो गया, सेनाएं भंग होने से बेरोजगारी बढ़ी, पिंडारियों का उदय हुआ, शासक विलासी और गैर जिम्मेदार बन गया। फिर कंपनी को लाभ हुआ, शून्य वित्तीय लागत पर विशाल सेना का रखरखाव हो गया, फ्रांसीसी प्रभाव पूर्णतः खत्म हुआ, भारतीय सीमाओं पर ब्रिटिश सैन्य छावनियां बढ़ी। तो कुछ कोड दिए गए हैं, पुलिस कोड ट्रिक, इसको याद रखिएगा। HMT APBS ये जो है, जो सहायक संधि जो कालक्रम है उसके अनुसार आप ये याद कर लेते हैं। कभी कभी दे दिया जाता है टाइम पीरियड, कब सबसे पहले कौन राज्य सहायक संधि स्वीकार किया। तो HMT APBS ये याद रखिएगा। HMT क्या है, तो घड़ी है, घड़ी का कंपनी है। तो H से हो जाएगा हैदराबाद, M से मैसूर, T से हो जाएगा तंजौर, इसी तरह से A से अवध, P से हो जाएगा आपका पेशवा, T से पेशवा हो जाएगा, B से हो जाएगा भोसले और S से आपका हो जाएगा जो राजपूतान राज्य था वो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंध पंजाब और अवध का विलय। सिंध पंजाब जो अवध का विलय किया गया उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला था सिंध का विलय। 1843 में तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाया गया था विलय की नीति।
उसी पृष्ठभूमि में है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला पृष्ठभूमि क्या है कि प्रथम अंगल अफगान युद्ध जो 1839 से 42 में कंपनी के भारी पराजय के बाद ब्रिटिश प्रतिष्ठा की भरपाई हेतु प्रमुख पात्र गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड एलन ब्रो एवं ब्रिटिश कमांडर सर चार्ल्स नेपियर था। यानी प्रथम अंगल अफगान युद्ध के बारे में पूछता है, कब हुआ था? तो 1839 से 42 तक हुआ था। उस समय अंग्रेज गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड एलन ब्रो था गवर्नर जनरल। इसको ब्रिटिश कमांडर चार्ल्स नेपियर था। मियानी एवं डब्बो का युद्ध 1843 में हुआ था। मियानी एवं डब्बो का युद्ध बलूच अमीर जो थे उसका पराजय और सिंध का बॉम्बे प्रेसिडेंसी में विलय किया गया। नेपियर का प्रसिद्ध कथन था कि हमें सिंध को जीतने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगे और यह अत्यंत लाभदायक, उपयोगी और मानवीय बदमाशी होगी। नेपियर के द्वारा यह कथन था। यानी इस कथन को भी दो मित्रों याद रखिएगा, आजकल कथन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इंग्लिश में टी कैरी आई हैव साइंड। पंजाब का अधिग्रहण देखते हैं। अठारह सौ 45 से 1849 तक पंजाब का पूर्ण रूप से अधिग्रहण कर लिया गया। रणजीत सिंह के काल में 1809 में अमृतसर की संधि होती है। चार्ल्स मेटकॉफ और रणजीत सिंह के बीच होता है। सतलज नदी की सीमा निर्धारित की जाती है। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद अराजकता बढ़ जाती है। प्रथम एंगल सिख युद्ध कब होता है? 1845-46। गवर्नर जनरल कौन होते हैं? तो लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल होते हैं। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। मुदकी, फिरोज शाह, अलीवाल और सबराव का युद्ध इसी के समय होता है। लाहौर की संधि 1846 में। जालंधर दोआब का विलय। 1 करोड़ क्षतिपूर्ति हेतु कश्मीर गुलाब सिंह को बेच दिया जाता है। भैरोवाल की संधि 1846 में ही। रानी जिंदा को पेंशन देकर हटाया जाता है और ब्रिटिश काउंसिल ऑफ रीजेंसी बनाई जाती है। द्वितीय एंगल सिख युद्ध 1848 में। प्रथम कब हुआ? तो प्रथम 1845, दूसरा 1848 से 49। मुल्तान के गवर्नर मूलराज का विद्रोह। चिलियावाला व गुजरात का युद्ध द्वितीय एंगल सिख युद्ध के समय ही होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो याद रखिएगा। तोपों की लड़ाई और जनरल गफ की लड़ाई हो जाता है। विलय 1849 में। लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को पूर्ण विलय किया। कोहिनूर का हीरा ब्रिटिश क्राउन को भेजा गया और 3 सदस्यीय प्रशासनिक बोर्ड हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स मैंसेल ये बोर्ड गठन किया जाता है इसके नेतृत्व में। अब आते हैं अवध का विलय। अठारह 1856 में अवध का विलय होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा न्यायव्यापक सिद्धांत लागू नहीं हुआ। नवाब के कई वैध उत्तराधिकारी थे, अतः कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय किया जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस कुशासन के आधार पर किस रियासत को विलय किया जाता है? तो अवध को किस आधार पर? तो कुशासन के आधार पर अंग्रेजी सत्ता में विलय किया जाता है। आउटरम रिपोर्ट 1855। कर्नल स्लीमैन के बाद नियुक्त जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर नवाब वाजिद अली शाह को अपदस्थ किया जाता है। प्रभाव क्या था कि 1857 के महासंग्राम का प्रमुख बारूद साबित हुआ। बंगाल सेना में सर्वाधिक सैनिक अवध से ही थे। एक प्रमुख कारण भी है 1857 का विद्रोह का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में जानते हैं, व्यापक सिद्धांत के बारे में। सिद्धांत का मूल आधार है राजू का त्रिवर्गीय वर्गीकरण।
हिंदू कानून के अनुसार निसंतान शासक को दत्तक पुत्र लेने का अधिकार था, किंतु डलहौजी ने राजनीतिक उत्तराधिकार और व्यक्तिगत संपत्ति के उत्तराधिकार में भेद किया। प्रथम श्रेणी स्वतंत्र राज्य, जो ब्रिटिश सत्ता या मुगलों के अधीन नहीं रहे उसे प्रथम श्रेणी में रखा गया, जो संप्रभुत्व है पूर्णतः। दूसरा श्रेणी अधीनस्थ राज्य, जो पूर्व में मुगल या मराठों के अधीन थे और अब अंग्रेजों के अधीनस्थ थे। गोद लेने का अधिकार, दत्तक पुत्र लेने की पूर्ण स्वतंत्रता थी प्रथम श्रेणी वाले राज्य को, जो स्वतंत्र था, कोई ब्रिटिश अनुमति आवश्यक नहीं था। लेकिन जो दूसरा श्रेणी का राज्य था, जो अधीनस्थ राज्य था, गोद लेने से पहले कंपनी की स्वीकृति अनिवार्य था, जो प्राय अस्वीकृत होता था, यानी अस्वीकार कर दिया जाता था, गोद लेने ही नहीं दिया जाता था। आगे बढ़ते हैं, तीसरा श्रेणी देखते हैं। जिन राज्यों के निर्माण पुनर्स्थापना स्वयं ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हुई थी, उसमें उत्तराधिकार गोद लेने को पूर्णतः प्रतिबंध था, यानी तीसरा को तो पूर्णतः प्रतिबंध लेना था, अनुमति लेने की आवश्यकता भी नहीं था। राज्य स्वतः ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन हो गया। ये तीन जो श्रेणी के राज्य थे, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत आते थे। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रीलिम फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे पहला, यानी इसके तहत कौन कौन से राज्य कब कब विलय हुए वो चीज देखते हैं। पहला राज्य कौन था? तो पहला राज्य था सतारा। ये जो सीरियलिटी श्रेणी क्रम मिलाने के लिए दिया जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। पहला राज्य सतारा था। दूसरा था जयपुर, जिसको संबलपुर, जयपुर और संबलपुर दोनों साथ में मिले 1849 में। तीसरा 1850 में बघार, चौथा 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर और 1855 में करौली। कुछ पॉइंट है, जैसे प्रथम राज्य जो सतारा था, इस नीति का प्रथम शिकार हुआ था। राजा अप्पा साहिब मृत्यु के बाद गोद लिया, पुत्र अमान्य हो गया। दूसरा जो था जयपुर संभलपुर, जो 1849 में मिला। इसका पॉइंट था कि जयपुर तथा संभलपुर, जयपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में आता है और संभलपुर उड़ीसा, यानी राजा नारायण सिंह की मृत्यु के बाद इसको विलय कर दिया गया। 1850 का बघाट हिमाचल प्रदेश में यह पड़ता है। पहाड़ी रियासत लॉर्ड कैनिंग ने बाद में इसे निरस्त कर दिया। 1852 में उदयपुर मध्य प्रदेश की रियासत था, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश पर कैनिंग ने पुनः उसे लौटा दिया। 1853 में झांसी को मिलाया गया, ये इम्पोर्टेंट है। झांसी को मिलाया गया तो 1853 में। राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद दत्तक पुत्र दामोदर राव को अस्वीकार कर दिया गया। यही कारण है कि झांसी से रानी लक्ष्मीबाई अपना अधिकार के लिए 1857 विद्रोह का नेतृत्व किया था झांसी से। 1854 नागपुर में राघोजी तृतीय की मृत्यु, नागपुर के शाही खजानों व आभूषणों की कलकत्ता में सार्वजनिक नीलामी कर दी गई। 1855 में करौली डायरेक्टर बोर्ड ने विलय के निर्णय को अस्वीकार किया, अतः विलय रद्द कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं और डलहौजी के प्रमुख विस्तारवादी कार्य क्या थे वो देखते हैं। पहला सिक्किम 1850, दो ब्रिटिश डॉक्टर कैंटरवेल व डॉक्टर हुकर के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर दार्जिलिंग सहित सिक्किम के प्रमुख भूभाग का विलय कर दिया गया। बरार का अधिग्रहण कब किया था? 1853 में। हैदराबाद के निजाम द्वारा सहायक सेना के बकाये भुगतान में असमर्थता पर बरार छीन लिया गया। उपाधियों और पेंशनों का पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब, जिसको धोंधू पंत के नाम से जाना जाता है, तो उसे याद रखिएगा कि नाना साहब को किस नाम से जाना जाता है? तो धोंधू पंत के भी नाम से जाना जाता है। इसको 8 लाख पेंशन बंद कर दिया गया। कर्नाटक के नवाब और तंजौर के राजा की उपाधि समाप्त कर दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमांत व पड़ोसी देशों के साथ विस्तार देखते हैं। प्रथम था अंगल नेपाल संबंध, काफी इम्पोर्टेंट है। अंगल नेपाल के साथ क्या संबंध रहे थे ब्रिटिश सत्ता में, तो देखते हैं।
पहला है कारण गोरखाओं का बुटवल और शिवराज, गोरखाओं का बुटवल और शिवराज पर कब्जा, सीमा विस्तार की महत्वाकांक्षा था। गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिसको मार्किस ऑफ हेस्टिंग्स के नाम से जाना जाता है। जनरल डेविड ऑक्टरलोनी ने गोरखा अमर सिंह थापा को हराया। सुगौली की संधि काफी इंपॉर्टेंट है। सुगौली की संधि कब हुई थी? 1816 में। मित्रों इस चीज को याद रखिएगा कि सुगौली की संधि कब हुई थी? 1816 में। इसके तहत क्या हुआ था? तो गढ़वाल गोरखाओं ने गढ़वाल, कुमायूं, शिमला, नैनीताल और सिक्किम का दावा छोड़ दिया। फिर काठमांडू में ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति स्वीकार कर ली गई और ब्रिटिश सेना में गोरखाओं की नियमित भर्ती कर रही है। सुगौली की संधि के समय से ही अभी भी भारत के सेनाओं में नेपाली गोरखाओं का नियुक्ति प्रक्रिया होती है, भर्ती होती है। और खासकर बिहार में भी, जो बिहार में गोरखा एक रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, बीएमटी जो प्रथम है वो गोरखा रेजिमेंट के नाम से जाना जाता है। उस समय से ही बहाली प्रक्रिया हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अंगल बर्मा संघर्ष। ये भी 3 चरण में हुआ। प्रथम देखते हैं 1824 से 26। अंगल बर्मा युद्ध प्रथम कब हुआ था? 1824 से 26। इसके गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड एमहर्स्ट थे गवर्नर जनरल। इस संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हुआ। तो यांडबू की संधि, क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, यांडबू की संधि किस युद्ध के तहत हुई थी? तो प्रथम अंगल और बर्मा युद्ध के तहत। किसके किसके बीच? अंगल और बर्मा के। इसके तहत असम, मणिपुर, अराकान सेनाकरीन ब्रिटिश नियंत्रण में आ गए। दूसरा युद्ध कब हुआ? तो 1852 में लॉर्ड डलहौजी के समय। दूसरा अंग्रेज और बर्मा के बीच युद्ध कब हुआ? तो 1852 में लॉर्ड डलहौजी का नेतृत्व में। निचला बर्मा रंगून पर अधिकार बिना किसी औपचारिक संधि का तरफा कब्जा कर लिया गया अंग्रेज के द्वारा। तीसरा अंगल बर्मा युद्ध कब हुआ? 1885 में। लॉर्ड डफरिन था उस समय लॉर्ड गवर्नर जनरल। फिर राजा खीबा पराजित हो गए और 1 जनवरी 1886 को संपूर्ण बर्मा का ब्रिटिश भाग में औपचारिक विलय किया। प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि संपूर्ण बर्मा पर ब्रिटिश भाग का औपचारिक विलय कब हुआ? 1886 में हुआ। अब आते हैं अंगल अफगान नीतियां। अंगल अफगान नीतियां। पहला अग्रगामी नीति। लॉर्ड ऑकलैंड ने प्रथम अफगान युद्ध 1839 से 42 छेड़ा। तो पूछा जा सकता है कि प्रथम अफगान युद्ध का नेतृत्व कौन किया था? लॉर्ड ऑकलैंड ने। शाह शुजा को गद्दी पर बिठाने का प्रयास भारी ब्रिटिश सहारे के साथ विफल हुआ। कुशल आक्रमणता जॉन लॉरेंस द्वारा प्रतिपादित नीति आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति। गर्वपूर्ण अलगाव, राउड रिजर्व। लॉर्ड लिटन ने द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से 80 किया। गंडमक की संधि 1879 द्वारा अफगान विदेश नीति ब्रिटिश नियंत्रण में आई। डुरंड रेखा, ये इम्पोर्टेंट है, 1893 में हुआ था। डुरंड रेखा इलान की थी। सर मॉर्टिमर डुरंड द्वारा भारत और अफगानिस्तान के बीच, भारत और अफगानिस्तान के बीच इसके द्वारा सर मॉर्टिमर डुरंड द्वारा कब? 1893 में सीमांकन किया गया। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड लैंसडाउन थे, लैंसडाउन। अब आइए चौथा, यंग हस्बैंड मिशन, तिब्बत का मामला है। यंग हस्बैंड मिशन कब हुआ था? 1904 में। लॉर्ड कर्जन ने रूसी प्रभावी के भय से कर्नल फ्रांसिस यंग हस्बैंड के नेतृत्व में सैन्य अभियान लहासा भेजा। लहासा की संधि कब हुई? 1904 द्वारा चुंबी घाटी 75 वर्षों के लिए अंग्रेजों के नियंत्रण में आई। चलिए अब आगे बढ़ते। प्रमुख ऐतिहासिक संधियां, मास्टर क्रोनोलॉजी चार्ट।
यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा है तो काफी इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी या अन्य विशेष एग्जाम के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ है संधि का नाम, वर्ड, संबंधित पक्षकार और परीक्षाओं के भी मुख्य पॉइंट। जैसे अलीनगर की संधि, अलीनगर की संधि कब हुई? 1757 में। किसके किसके बीच? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765 में। शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच, जो 12 अगस्त को हुई थी। फिर मद्रास की संधि कब हुई? 1769 में, हैदर अली और ब्रिटिश कंपनी के द्वारा। फिर सूरत की संधि 1775 में, रघुनाथ राय और बॉम्बे काउंसिल के बीच। पुरंदर की संधि 1776, कलकत्ता काउंसिल और नाना फडणवीस के बीच। तालाबाद की संधि 1782 में, वारन हेस्टिंग्स और महादजी सिंधिया के बीच। मंगलौर की संधि 1784, टीपू सुल्तान और लॉर्ड मर्काटली के बीच। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792, टीपू सुल्तान और कर्नवालिस के बीच। बेसिन की संधि 1802 में, बाजीराव द्वितीय और वेलेस्ली के द्वारा। पेशवा ने सहायक संधि स्वीकार की और पूना में ब्रिटिश प्रेसिडेंट को पसेना तैनात किए। देवगांव की संधि 1803 में, राघोजी भोसले और वेलेस्ली के बीच। कटक और बालासोर अंग्रेज को प्राप्त हुआ। सूरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में, दौलत राव सिंधिया और वेलेस्ली के बीच हुआ था। अमृतसर की संधि 1809 में, इम्पोर्टेंट है, रणजीत सिंह और जॉर्ज मेटकॉफ के बीच हुआ था। इससे क्या हुआ था कि सतलज नदी को दोनों राज्यों की स्थायी सीमा स्वीकार की गई थी। यानी अमृतसर की संधि में क्या हुआ था कि सतलज नदी को सीमा निर्धारित किया हुआ था दोनों राज्यों के बीच। सुगौली की संधि कब हुआ था? 1816 में हुआ, गोरखा और लॉर्ड हेस्टिंग के बीच। यांडबू की संधि 1826 में, बर्मा और अंग्रेज के बीच हुआ था। उस समय कौन था अंग्रेज अधिकारी? लॉर्ड कैंपबेल। लाहौर की संधि कब हुआ? 1846 में, राजा दिलीप सिंह और लॉर्ड हार्डिंग के बीच, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के बीच। गंडमक की संधि 1879 में, याकूब खान और लॉर्ड लिटन के बीच। अफगान विदेश नीति ब्रिटिश नियंत्रण में, काबुल में ब्रिटिश प्रेसिडेंट स्थापित की गई। अब गवर्नर जनरल और विस्तारवादी नीतियां देखते हैं। यहाँ पहला रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का शासन कब हुआ था? तो 1757 से 60 रहा, और फिर उसके बाद 1765 से 1764 के बीच रॉबर्ट क्लाइव है। रॉबर्ट क्लाइव के दौरान क्या क्या हुआ? तो प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के समय हुआ। इलाहाबाद की संधि भी रॉबर्ट क्लाइव के समय हुआ। इसकी नीतियां उपलब्धि क्या थी? तो बंगाल में द्वैध शासन के संस्थापक के रूप में रॉबर्ट क्लाइव को जाना जाता है। ऐसे द्वैध शासन के जन्मदाता से कहते हैं, तो इसके बारे में आप कमेंट करके बताएं। चलिए, वारन हेस्टिंग्स 1782 से 1785 के बीच में रहा। इसके अधीन क्या क्या हुआ? तो प्रथम अंगल मराठा युद्ध 1775 से 82, द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध 1780 से 84 लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स के समय घटित हुआ। घेरे की नीति, रिंग फेंस पॉलिसी किसके द्वारा अपनाया गया? लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स के द्वारा ही घेरे की नीति अपनाई गई। 1782 में द्वैध शासन समाप्त किसने किया? तो लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स के द्वारा ही। 1772 में द्वैध शासन समाप्त किया गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन किया गया वारन हेस्टिंग्स के द्वारा। अब आइए लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध 1790 से 92 कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को समय ही हुआ। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही। भारत में सिविल सेवा व पुलिस प्रशासन का जनक किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही जाना जाता है। अब आइए लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805। चतुर्थ मैसूर युद्ध यानी 1799 में जो युद्ध हुआ कौन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ही था। द्वितीय मराठा युद्ध 1803 से 1805, तंजौर
सूरत कर्नाटक और प्रशासन सीमा। सहायक सांख्यिकी प्रणाली का जन्मदाता किसको किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड वेलेस्ली को भी कहा जाता है। स्वयं को लाइन ऑफ बंगाल किसे कहा जाता था? स्वयं को तो लॉर्ड वेलेस्ली को। लॉर्ड फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ही किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वारन हेस्टिंग्स 1813 से 1823 अंगल नेपाल युद्ध यानी अंग्रेज और नेपाल के बीच युद्ध हुआ 1814-16 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। तृतीय मराठा युद्ध 1817 से 1818 लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। मराठा परिसंघ व पेशवा पद का पूर्ण अनुमोलन यानी समाप्त कर दिया गया लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। पिंडारियों का दमन किसके समय? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था को प्रसार लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। और आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 1835। सुशासन के आधार पर यानी सुशासन के आधार पर मैसूर, कछार व कुर्ग का विलय हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे उस समय। शांतिपूर्ण व हस्तक्षेप की नीति लॉर्ड 1833 तक चार्टर एक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग को ही कहा जाता है। सती प्रथा अनुमूलन 1852 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग। छठी प्रथा उन्मूलन इसके समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय। अब आता है लॉर्ड एलन ब्रो, इसके बारे में जानते हैं। सिंध का पूर्ण विलय, सिंध का पूर्ण विलय लॉर्ड विलियम ने एलन ब्रो ही किया। ग्वालियर का अभियान लॉर्ड एलन ब्रो के समय है। दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलन ब्रो यानी एलन ब्रो, दास प्रथा एलन ब्रो, याद रखिएगा। एक्ट 5 के तहत यानी 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। अब आते हैं लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856, इसके बारे में देखते हैं। द्वितीय सिख युद्ध पंजाब का विलय लॉर्ड डलहौजी के समय। द्वितीय बर्मा युद्ध 1852 में लॉर्ड डलहौजी के समय। अवध का विलय 1856 में लॉर्ड डलहौजी के समय। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा अपनाया गया? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। भारत में प्रथम रेलवे की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। टेलीग्राफ, आधुनिक डाक, लोक निर्माण यानी PWD का जनक लॉर्ड डलहौजी को ही जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। अब आते हैं लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888। तृतीय बर्मा युद्ध 1885 में जो हुआ लॉर्ड डफरिन के समय में। संपूर्ण बर्मा का भारत में अंतिम विलय हुआ था किसके समय में? लॉर्ड डफरिन के समय में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर लॉर्ड डफरिन। यूपीएससी के यानी पीसीएस से कुछ पॉइंट है, जैसे सहायक संधि स्वीकारता क्रम याद रखिएगा। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, याद रखिएगा। HMT है, HMT याद रखिएगा। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, व्यापक नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैब सतारा जयपुर 1848, जयपुर और संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853। ये सीरियलिटी दिया जाता है, इस चीज को याद रखिए। चलिए मित्रों, समाप्त होता है यह सीरीज। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय।